हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके बीटी जो है डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल दोनों के ही स्टूडेंट हो, आपके लिए ये सिलेबस काफी सेम रहने वाला है। काफी हद तक एक चैप्टर का ही डिफरेंस होता है, तो आप सारे चैप्टर जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दाब का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन है कहाँ पे। बेसिकली आप जो है कि अ, किसी वाटर पाइपलाइन की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी इंजन वगैरह बना रहे हैं किसी भी जगह पे। बेसिकली पाइप के अंदर वाटर जो फ्लो कर रहा है या फिर ऑयल कोई फ्लो कर रहा है, तो ऑयल जो है इस पाइप पर दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाने पे ये पाइप जो है ब्लास्ट कर सकता है, फट सकता है या लीकेज हो सकता है, इसके ज्वाइंट्स खुल सकते हैं। तो जरूरी है कि कोई भी दाब, कोई भी वाटर बॉडी जो है कि किसी भी पाइप में या किसी भी टंकी में कितना दाब लगाती है, इसका मेजरमेंट करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि वाटर जो है कि किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से दाब लगाती है। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप लोग वॉच वगैरह पहनते होंगे, घड़ी पहनते होंगे, तो अगर वो वाटर रेजिस्टेंट है तो आप वहां पे लिखा होगा वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 मीटर, या फिर लिखा होगा 30 मीटर। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 और 30 मीटर का क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि अगर पानी में अगर ये वॉच आपकी गिरती है, ठीक है, ये वॉच आपकी पानी के अंदर गिरती है, ठीक है, तो अगर 20 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है तो पानी के तल से 20 मीटर गहराई तक अगर वो गिरती है, तो जैसे जैसे गहराई में चलती चली जाएगी, इसके ऊपर वॉच के ऊपर दाब पड़ता चला जाएगा, पानी का दाब लगते चले जाएगा। और दाब 20 मीटर गहराई तक के दाब को भी वो सह सकती है। उससे ज्यादा गहराई में अगर आपकी वॉच गिरती है तो ये दाब सह नहीं पाएगी और पानी जो है घड़ी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पानी में गहराई के साथ साथ दाब भी बढ़ता है। इसको और अच्छे से इस चैप्टर में समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दाब का मापन ही ये चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको पूरा नॉलेज हो जाने वाला है। ये 3 से 4 वीडियो लेक्चर बनेंगे चैप्टर नंबर 4 के, और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाने वाला है। बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं दाब का मापन चैप्टर को। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो होता है वायुमंडलीय दाब, कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये हम पहले सीखें, जरूरी है। ठीक है, कि बेसिक टर्म है कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सी लेवल के पास खड़े हैं, समुद्र तल के पास खड़े हैं, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब बेसिकली बहुत ज्यादा होता है। आखिर ये वायुमंडलीय दाब है क्या? वायुमंडलीय दाब बेसिकली क्या है कि इकाई क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा वायु की वजह से दाब लगता है किसी भी वस्तु पर, वह दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका मतलब जहां पे वायु ज्यादा होगी वहां पे वायुमंडलीय दाब भी ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप जो है किसी पहाड़ पे या किसी हाई एल्टीट्यूड पे चलते चले जाएंगे, तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने की वजह से, क्यों? क्योंकि वहां एयर कम हो जाती, हवा कम होती होती चली जाती है। और हवा जब कम रहेगी तो वायुमंडलीय दाब ऑटोमेटिक क्या होता चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, आपको वायुमंडलीय दाब कम मिलता है। जैसे जैसे आप सी लेवल के पास करीब आते हैं तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा मिलता है आपको। ठीक है, और सेम यही कॉन्सेप्ट होता है एरोप्लेन में। एरोप्लेन जो है, जो भी हमारे एरोप्लेन है बेसिकली, ये कुछ इस तरीके का, ये जो हमारे एरोप्लेन है बेसिकली
आप कहते होंगे कि जब एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है तो हम एरोप्लेन से स्पेस में क्यों नहीं जा सकते? आखिर स्पेस में भी तो हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जेट इंजन होती है हवा को जो है पीछे की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे की तरफ मूव कर पाता है। अब कुछ ज्यादा ऊंचाई पे जब चलते चले जाएंगे तो वहां पे तो हवा रहेगा ही नहीं, ठीक है, वहां पे बेसिकली एयर होगा ही नहीं। एयर होगा ही नहीं तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है कि किसी भी एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से स्पेस में जा सके। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, हम मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे आप चलते चले जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ एयर कम होता है। तो जहाँ एयर ज्यादा वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। एयर अगर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एयर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात। तो अब बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। ठीक है, तो लिखा है कि अन्य तरलों की ही तरह वायु भी अपने भार के कारण सब वस्तुओं पर दाब दाब डालती है। यानी कि आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, हवा होने की वजह से, वायु होने की वजह से वायु सभी वस्तुओं पर दाब डाल रही होगी। ठीक है, आप इवन बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके चारों तरफ वायुमंडलीय दाब लग रहा है, आपके ऊपर दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको महसूस इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में आप जो है सरवाइव करना सीख पाए हो, शुरू से ही आप इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो। अगर आपको ऐसे उठा के स्पेस में छोड़ दिया जाए जहाँ पे हवा नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर कोई जो है कि दूसरे प्लेनेट का है जहाँ पे एयर होता ही नहीं, तो उसको यहाँ पे अगर भेज दिया जाए अर्थ पे, तो इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा कि वो उसको सह नहीं पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि वायु अपने चारों तरफ के हर एक वस्तु पर दाब डालती है। ठीक है, और वायु पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जितना दाब डालती है उसे वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब हो गया इकाई क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया में, यानी कि पर मीटर स्क्वायर या फिर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितना भी दाब लगाती है, जितने भी न्यूटन का दाब लगाती है वायु, उस दाब को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्लियर है? अब ये कितना दाब होता है आगे समझते हैं। कह रहा है कि ज्यो ज्यो धरातल से ऊपर उठते जाते हैं त्यों त्यों वायुमंडलीय दाब का मान कम होता चला जाता है, क्योंकि धरातल से आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते चला जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट कि वायुमंडलीय दाब बेसिकली होता क्या है? 10.135 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है? 10.135 न्यूटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है? 10.135 न्यूटन का। इसका मतलब आप कोई भी वस्तु आप देख रहे होंगे अपने आसपास, तो हवा की वजह से उस पर दाब लग रहा होगा। और कितना दाब लग रहा होगा? 10.135 न्यूटन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उस पर दाब लग रहा होगा कंटिन्यूअसली। और इसी को पारे के टर्म में, पारा जो है, पारा के स्तंभ के टर्म में अगर आप डिनोट करें तो किसी भी बर्तन में, ये कोई बर्तन है, इसमें 76 सेंटीमीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक अगर आप इसमें पारा भर देते हैं, यह पारा इस बर्तन के तली पे जितना दाब लगाएगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यानी किसी बर्तन में आप पारा भरते हो 76 सेंटीमीटर तक, 76 सेंटीमीटर तक, वह इस बर्तन के तली पे जितना दाब लगाएगा उतना ही वायुमंडल जो है हमारे ऊपर दाब लगा रही है, हर एक वस्तु के ऊपर दाब लगा रही है। इसी को पारे के रूप में ना प्रदर्शित करके पानी के स्तंभ के रूप में, पानी के ऊंचाई के टर्म में देखा जाए तो जितनी ऊंचाई तक 10.33 मीटर पानी को भर दिया जाए, तब वो बर्तन की तली में जितना दाब लगाएगा सेम उतना दाब हमारे ऊपर वायुमंडल लगाती है। ठीक है, किसी एक बर्तन में
आप जो है पानी भर दीजिए और कितनी ऊंचाई तक, आप इमेजिन नहीं कर सकते, 10.33 मीटर ऊंचाई तक। तो ये जो वाटर है टंकी की तली पर जितना दाब लगाएगा, ठीक है, उतना बेसिकली वायुमंडल दाब लगाता है, 10.33 मीटर का। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिकली वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 10.135 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वायुमंडलीय दाब जो है बेसिकली हमें हमारे ऊपर या हर एक वस्तु के ऊपर लगता है। इसको पारे के टर्म में पूछा जाए तो जितना 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का पारा दाब लगाता है, सेम उतना ही वायुमंडल हमारे ऊपर दाब लगाती है। और पानी के टर्म में तो 10.33 मीटर पानी जो है जितना दाब लगाती है, सेम उतना जो है कि दाब वायुमंडल भी हमारे ऊपर लगाता है। अब बात करते हैं दाब के मापक्रम के बारे में कि आखिर दाब मापा कैसे जाता है, कुछ स्केल तो होगा ही। ठीक है, तो दाब को मापने का जो स्केल होता है, मापक्रम होता है, वो बेसिकली 3 तरह से दाब को मापा जाता है। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो स्केल है वो है गेज दाब, जिसको बोलते हैं प्रभावी दाब। गेज दाब इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रभावी दाब या फिर गेज दाब भी आपको हिंदी में बोलने को सुनने को मिल जाएगा। दूसरा है निर्वात दाब, यानी कि वैक्यूम प्रेशर। बार बार वैक्यूम प्रेशर अभी तक सुनते आए होंगे, आज की क्लास में ये चीज क्लियर हो जाएगा। इसी को दूसरे टर्म में चूषण दाब यानी कि सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर बोला जाए या फिर सक्शन प्रेशर बोला जाए, एक ही चीज है। अब तीसरा टर्म है परम दाब, ठीक है, या फिर निरपेक्ष दाब जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो 3 तरह के प्रेशर होते हैं। पहला जो प्रेशर है वो कौन सा है? पहला प्रेशर है गेज दाब, ठीक है, गेज प्रेशर। दूसरा है वैक्यूम प्रेशर और तीसरा एब्सोल्यूट प्रेशर। यह 3 तरह के प्रेशर बेसिकली हैं दाब के मापक्रम में। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गेज दाब क्या होता है, जिसको प्रभावी दाब भी बोलते हैं। तो गेज प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो गेज प्रेशर क्या होता है? तो पहला पॉइंट है कि वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब या प्रभावी दाब कहलाता है। अब वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर क्या मतलब है? देखिए, अगर हम दाब को बेसिकली ऊंचाई के टर्म में प्रदर्शित करें तो ये एक आपको पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये वह लाइन है, यह वह लाइन है एब्सोल्यूट जीरो लाइन, यानी कि परम शून्य दाब। यहाँ पर यानी कि इस लाइन के ऊपर चलते चले जाएंगे तो दाब बढ़ता चला जाएगा, और इस लाइन पे कोई भी चीज रहेगी तो उस पर कोई भी दाब नहीं लगेगा, कुछ भी दाब नहीं लगेगा, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक नहीं लगेगा। तो ये जो लाइन है बेसिकली बता रहा है कि जहाँ पे किसी वस्तु पर कोई दाब नहीं लग रहा है। क्लियर है? अब लेकिन हमें तो पता है कि ऐसा तो पॉसिबल तभी होगा जब हवा होगी ही नहीं, लेकिन हवा वायुमंडल तो चारों तरफ है, तो इसका मतलब हर एक वस्तु पर कोई ना कोई दाब तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक और लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन को बोल देते हैं, ये कौन सा लाइन है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक, यानी कि ये वाली लाइन, सेकंड जो लाइन है वो दिखा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर है? तो अब इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मान लिया जाए और इससे ऊपर अगर दाब मेजर किया जाता है, इससे ऊपर जो दाब मेजर किया जाता है, इस दाब को गेज दाब बोलते हैं, जिसको पी गेज से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गेज दाब। तो वही कह रहा है कि गेज दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर इसके ऊपर नापे गए दाब को प्रभावी दाब या फिर गेज दाब बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप कभी भी सफर करते हो तो वाटर बॉटल लेते हो, 20 रुपए की बॉटल मिल जाती है, पानी की बॉटल। ठीक है, ये देखिए ये पानी की बॉटल है बेसिकली। क्लियर है?
थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आप समझने के लिए कोई भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भले ही सिली सा एग्जाम्पल हो, लेकिन इसको आप समझने में जो है कि आप यूज करिए। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर बेसिकली जब कैप नहीं होता है तो इसके अंदर जो है कि खाली वाटर बॉटल है, तो इसके अंदर क्या होगा, एयर होगा, हवा होगा। क्लियर है? तो अब इस पे हवा होने की वजह से हवा इस बॉटल के चारों तरफ दाब लगाएगी। ये जो दाब होगा वो कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, तो अंदर से भी वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा और बाहर से भी, इसके ऊपर बाहर से भी वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि दो चारों तरफ हवा है इसके। ठीक है, अंदर बाहर हर जगह, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और अब हम क्या करें, इसी बॉटल को आ, जो है दबा के इसको क्रश कर देते हैं। दबा के क्रश कर दें, इसको तोड़ना है, बेसिकली दबा के क्रश करते हैं तो क्या होगा, ये बॉटल जो है सिकुड़ जाएगी इस तरीके से। जब हम दाब लगा के इसको पिचकाना चाहेंगे तो इसको दाब लगा के पिचका देंगे। तो हमने क्या देखा कि इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही, अलग से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से लगा हुआ था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, शून्य हो गया, खत्म हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने निग्लेक्ट कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा अलग से हमने दाब लगा के इस बॉटल को पिचका दिया। ठीक है, तो ये जो अलग से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई हमने गणना नहीं करी, और सिर्फ गणना ये करी कि हमने कितना दाब लगाया कि ये बॉटल पिचक गया। तो ये जो दाब हमने अलग से ब्लू कलर का जो दाब लगाया है, ये क्या कहलाएगा, गेज दाब। क्या कहलाएगा, गेज दाब। इसमें हमने एटमॉस्फेयर, इस बॉटल को पिचकाने के लिए सिर्फ हमने गणना करी कि हमने इतना गेज दाब लगाया है जिसकी वजह से बॉटल पिचक गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गेज दाब या फिर प्रभावी दाब। जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रेड कलर का जो दाब है बेसिकली वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने गणना की ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, गेज दाब। लेकिन अगर हम जो है ये गेज दाब, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के दाब लग रहे थे, एक तो गेज दाब और साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर का है वो गेज दाब लग रहा था, और साथ ही साथ रेड कलर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इन दोनों प्रेशर को जोड़ दिया जाए और तब जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर बनेगा एब्सोल्यूट प्रेशर। आप देखो यहाँ पे इतनी ऊंचाई तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। एक मिनट, मैं इसको जो है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये गेज दाब है जो कि अलग से हमने लगाया था, जिसकी वजह से बॉटल जो है पिचक गया, उसका शेप जो है चेंज हो गया। इसके ऊपर अलग से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, दोनों ही प्रेशर को जब मिला दिया जाए तो जो प्रेशर सामने निकल के आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर है? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो अपने पॉइंट पे आते हैं, गेज प्रेशर पे। तो गेज प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। ये जो वायुमंडलीय दाब है, जो ये लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वायुमंडलीय दाब को आधार मान के इसके ऊपर जो दाब हमने लगाया वो क्या कहलाया, गेज दाब। ठीक है, तो ये बेसिकली गेज दाब है। अब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, तो अब जैसा भी बना है अब बस आप समझने के लिए उसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब इसके बाद अर्थात गेज दाब पैमाने का शून्य, ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता है। यानी कि गेज दाब क्या होगा, कोई भी पैमाना अगर हम नाप रहे हैं, जैसे कि ये गेज प्रेशर मापा गया है, तो यहाँ पे ये एकदम बॉटम पे देखो तो यहाँ पे जो पैमाना होगा ये शून्य है। तो शून्य है, गेज दाब में के पैमाने में शून्य बताएगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज दाब जो है क्या बताएगा, शून्य बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे बाइक वगैरह में आप हवा भराने जाते होंगे तो एक इस तरीके का एक गेज आपको देखने को मिलता है। इससे गोल तरीके की गेज होती है और जिसमें रीडिंग रहती है 0, 10, है ना, 10, 20, 30, 40, उस तरीके से आप गैस मापते हो। उस पर एक निडल लगा रहता है, और निडल जो है अगर टायर में जब आप लगाते हो तो वो 0 बताता है। अगर वो 0 बता रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंदर कोई दाब है नहीं। टायर के अंदर भले ही हवा जो है कि निकल गई है, फिर भी इसमें हवा तो रहती है, उसमें जो दाब रहेगा वो एटमॉस्फेरिक दाब रहेगा। तो ये जो गेज है इसको बोलते हैं, ये गेज जो है
जो गेज है जिससे दाब मापा जाएगा, गेज, अगर गेज शून्य बता रहा है तो शून्य बताने का मतलब है कि इसमें जो दाब होगा वो कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक दाब होगा। अब एटमॉस्फेरिक दाब से ज्यादा का दाब इस तरीके से आता जाएगा, उसी को माप कर बताएगा। तो वही कह रहा है कि अर्थात गेज दाब पैमाने का शून्य, अगर गेज दाब जो है पैमाने से अगर शून्य बता रहा है तो वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होता है। और जब दाब वायुमंडलीय दाब से कम या ज्यादा होता है, और यही जो दाब है टायर के अंदर जो है कि अगर मान लीजिए कि दाब जो है 0 से ज्यादा होगा या फिर 0 से कम होगा, कम कब होगा, सक्शन के केस में, सक्शन जैसे चूषण के केस में, वो अलग केस है, आगे बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो कम या ज्यादा होगा तब गेज दाब मापी पाठ्यक्रम देता है, यानी कि तब ये जो गेज है, ये इंस्ट्रूमेंट है, वो रीडिंग देगा 10, 12, 15, 18, कितना जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा दाब उतना ही ज्यादा वो रीडिंग देगा। यदि गेज दाब मापी वायुमंडलीय दाब से अधिक हो तो उसको पॉजिटिव प्रदर्शित करते हैं। गेज दाब मापी जो है वायुमंडलीय दाब से, देखो यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम में अगर आप समझने का प्रयास करो तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर रहेगा तो इसको पॉजिटिव से जो है कि डिनोट किया जाएगा और इसको बोलेंगे धनात्मक दाब यानी कि गेज दाब। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम का दाब रहेगा यानी तो इसको निगेटिव साइन से डिनोट किया जाएगा, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक से प्रदर्शित किया जाएगा, और इसी को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर या फिर निर्वात दाब या फिर चूषण दाब। ठीक है, क्लियर है। तो इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी एक वाटर बॉटल खाली जो है कि पानी की बॉटल है, तो पानी की बॉटल है, इसमें तो जो है कि एटमॉस्फेरिक ये गेज, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, खाली बॉटल है तो हवा होगा। लेकिन अगर इसको फूंक कर या चाहे जैसे ही इसके अंदर ज्यादा हवा आप भरना चाहते हो, एडिशनल एडिशनल हवा भरोगे तो ये इसके दीवार पर दाब लगाएगा, तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक दाब से ज्यादा होगा, तो उसको उस दाब को बोलेंगे गेज दाब। लेकिन अगर अगर इसमें से हवा सक करके चूषण के द्वारा, सक्शन के द्वारा इसमें से हवा सक करके बाहर निकाल दिया जाए तो बॉटल पिचकने लग जाएगा, तो कोई ना कोई दाब होगा। लेकिन ये जो दाब है वो पॉजिटिव दाब ना हो कि कैसा दाब है, निगेटिव दाब है। निगेटिव दाब तो इसको बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर यानी सक्शन प्रेशर। तो इस जब हम सक करते हैं तो इसमें निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और जब हम आप इसको जो है कि इसमें जो है कि हवा भरते हैं बेसिकली बॉटल में, तो उसमें पॉजिटिव दाब क्रिएट होता है जिसको गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक दाब, आगे तीसरा पॉइंट है कि निगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्रकार के गेज दाब निर्वात दाब या चूषण दाब कहलाते हैं, और इस दाब को मापने वाले यंत्र को निर्वात दाब मापी कहते हैं। तो निगेटिव जो है दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं निर्वात दाब मापी। ठीक है, तो आइए देखते हैं निर्वात दाब मापी क्या होता है, या फिर निर्वात दाब क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर। तो कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से नीचे की जो दाब मापी जाती है उसे निर्वात दाब कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्वात दाब क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से नीचे का जो दाब मापा जाता है उसको बोलते हैं निर्वात दाब। इससे वायुमंडलीय दाब से ऊपर जो दाब मापा जाता है उसको बोलते हैं गेज दाब। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि गेज दाब क्या होता है तो आप बोलिएगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है ये वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर इससे ऊपर धनात्मक दिशा में, इससे ऊपर जो दाब मापे जाते हैं वो गेज दाब कहलाता है या फिर प्रभावी दाब कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे चूषण दाब या फिर वैक्यूम प्रेशर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, तो इसको आप बताना है कि आपको बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको जो है आधार मानकर निगेटिव दिशा में यानी कि नीचे की दिशा में, निगेटिव दिशा में जो दाब मापा जाता है उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। बस, ऋणात्मक दिशा में दाब मापा जाएगा तो वैक्यूम प्रेशर, और धनात्मक दिशा में दाब मापा जाएगा तो उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। लेकिन आधार किसको माना जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब को आधार मान के ऊपर की दिशा में पॉजिटिव दिशा, पॉजिटिव साइड में अगर दाब मापा जाता है तो गेज प्रेशर, और निगेटिव साइड में जो है दाब मापा जाता है
तो उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है? तो निर्वात दाब हमने समझ लिया। इसके बाद आता है परम दाब या फिर निरपेक्ष दाब, जिसको बोलते हैं तीसरा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। आप यहाँ बॉटम पे देखो तो ये वाली जो लाइन है वो दिखा रहा है कि परम शून्य दाब को। ठीक है, किसको दिखा रहा है? परम शून्य को, परम शून्य को दिखा रहा है। तो परम शून्य को आधार मानकर, ठीक है, आधार मानकर जो भी दाब मापा जाता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अभी तक क्या था, गेज प्रेशर क्या था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मान के ऊपर की दिशा में अगर दाब मापा गया तो हम उसको बोलते थे गेज प्रेशर। ये क्या है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो लाइन दिखा रहा है वो लाइन दिखा रहा है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर इसको जो है आधार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मान के निगेटिव डायरेक्शन में अगर जो है दाब मापा गया तो इसको बोलते थे वैक्यूम प्रेशर। लेकिन अगर हम परम शून्य लाइन, जो एकदम नीचे की लाइन है वो परम शून्य लाइन है, तो परम शून्य को आधार मानकर पॉजिटिव दिशा में ऊपर की ओर दाब मापते हैं तो बेसिकली क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और एब्सोल्यूट प्रेशर जो है बेसिकली क्या कहलाता है, इस प्रकार परम दाब, गेज दाब व वायुमंडलीय दाब का कुल बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम। यानी कि परम दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। ठीक है, जैसे कि इतनी ऊंचाई का दाब है तो इसमें इतना तो गेज दाब है प्लस इतना वायुमंडलीय दाब है, तो दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर परम दाब। ठीक है, तो परम दाब की ऊंचाई कितनी है, इतनी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह वायुमंडलीय दाब, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी, वायुमंडलीय दाब, और ये ऊंचाई थी गेज दाब। तो वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब दोनों को ऐड कर लिया जाए तो परम दाब बन जाएगा। क्लियर है? तो तीन तरह के दाब होते हैं जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे है कि दाब तो होते हैं तीन तरह के, गेज दाब, एब्सोल्यूट दाब और फिर वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम दाब, निर्वात दाब। ठीक है, तीन तरह के दाब होते हैं। लेकिन दाब को मापा कैसे जाए, कौन सा उपकरण, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए, क्या तरीका है दाब को मापने का? तो इसको मापने का जो तरीका है बेसिकली वो क्या है, दाब का मापन। ठीक है, दाब के मापन के लिए दो तरीके हैं। एक तो है मैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा आप नाप सकते हैं, पहला है, पहला जो तरीका है वो है मैनोमीटर के द्वारा, और दूसरा है मैकेनिकल गेज के द्वारा। ठीक है, ये मैकेनिकल गेज क्या होता है, आपने देखा होगा जब बाइक वगैरह में जब हवा टायर में भरवाने जाते होंगे तो एक जो है कि गेज होता है जिससे कि टायर का प्रेशर मेजर कर लेते हैं। उसमें जो है निडल लगी रहती है, सुई बेसिकली कांटा लगा होता है, वो बताता है कि कितना जो है कि टायर में हवा है, दाब है। ठीक है, बेसिकली दाब ही बताता है। तो उस गेज को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल गेज। ठीक है, और दूसरा होता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है कि ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कम दाब को मेजर करने के लिए, और जब बहुत ज्यादा ट्रक हो गया, बाइक हो गया, इसके टायर के अंदर बहुत ज्यादा दाब होता है तो इसको बहुत ज्यादा दाब मेजर करना हो तो मैकेनिकल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैकेनिकल गेज तो आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, लेकिन मैनोमीटर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा, हो सकता है। तो अभी हम जो है कि इस पीपीटी में आपको दिखाएंगे, इस क्लास में आपको दिखाएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनोमीटर के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिकल गेज के बारे में। तो मैनोमीटर बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ना कि आगे आएंगे। लेकिन ये ऊपर जो तीन मैनोमीटर हैं, साधारण मैनोमीटर के तीन टाइप हैं, इससे आपके न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, जो कि आते ही आते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है कि मैनोमीटर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, या फिर इससे कोई न्यूमेरिकल आ जाए। यानी कि यह वाले चैप्टर से आपको 5 से 10 नंबर जो है मिलना तय है। ठीक है, क्लियर है, हमेशा आता है तो इस बार भी आएगा।
तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, अपनी पढ़ाई करते रहिए, फिर अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके, ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।